हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज मैं आप लोग को हिंदी का पाठ 16 पढ़ाने वाली हूँ। पाठ का नाम है मन के साहसी, यानी मन के हिम्मती। साहसी का मतलब होता है हिम्मती। इस पाठ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। चलिए पढ़ते हैं। प्रस्तुत कहानी एक ऐसी लड़की की सच्ची कहानी है जिसने जीवन की घोर विषम परिस्थितियों में अपना साहस नहीं खोया और जुझारू प्रवृत्ति के कारण वह साहस की जीती जागती मिसाल यानी उदाहरण बन गई। यह कहानी हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी निराश हुए बिना चुनौतियों का सामना करने में बदल देने का संदेश प्रदान करती है। यहाँ पे करें कि यह कहानी एक ऐसी लड़की की सच्ची कहानी है जिसने जीवन के बहुत मुश्किल परिस्थितियों में अपना हिम्मत नहीं खोया और लड़ने जैसे प्रवृत्ति के कारण, ऐसी सोच के कारण वह साहस की जीती जागती मिसाल बन गई, उदाहरण बन गई। यह कहानी हमें मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी निराश हुए बिना चुनौतियों का सामना करने में बदल देने का संदेश प्रदान देती है। बच्चों, इस पाठ को हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं। साहस यानी हिम्मत वह विलक्षण यानी अलौकिक गुण है जो मनुष्य को चुनौतियों का यानी मुश्किलों का सामना करने की शक्ति अर्थात बल देता है और संघर्षों से जूझने की, लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। वीरोचित यानी वीरों की तरह उचित हो ऐसी भावनाओं को उभार कर सामने लाकर आत्मरक्षा यानी अपनी रक्षा और दूसरों की रक्षा करने को तत्पर करता है तथा इन सब के परे यानी बिल्कुल अनजान व्यक्ति को मानसिक रूप से इस प्रकार सक्षम यानी योग्य करता है ताकि वह मन की शक्ति को संजो कर एकत्रित करके स्वयं यानी खुद को आत्मिक रूप से अंदर से सबल यानी मजबूत कर सके। वस्तुतः साहस वह उदात्त यानी महान श्रेष्ठ भावना है जो मनुष्य को उस ऊंचाई तक पहुंचाती है जहां बाह्य शक्तियों यानी बाहरी शक्तियों की अपेक्षा आंतरिक यानी अंदर की शक्तियों का अधिक महत्व है। इस मन के साहस से मानसिक शक्ति इतनी परिपुष्ट यानी सुगठित हो जाती है कि मनुष्य विपरीत यानी खराब परिस्थितियों में भी लगातार संघर्ष यानी लड़ने की चुनौती महसूस करता है और हताश हुए बिना, निराश हुए बिना हार को जीत में बदलने की क्षमता यानी ताकत अर्जित करता यानी संग्रहित करता है। युद्ध में मनुष्य की सेना का निडरता से सामना करने और दुश्मन को चारों खाने चित्त करना यानी हरा देना, इससे भी अधिक वह व्यक्ति साहसी है जो अपने संकल्प की शक्ति से असंभव जो संभव न हो उसको भी संभव बना देता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि हिम्मत वह अलौकिक गुण है जो मनुष्य को खराब परिस्थितियों का सामना करने की ताकत देता है और संघर्षों से लड़ने की क्षमता यानी शक्ति प्रदान करता है। वीरोचित यानी जो वीर पुरुषों की तरह उचित हो ऐसे भावनाओं को अंदर से उभार कर सामने लाकर अपनी रक्षा और दूसरों की रक्षा करने के लिए तैयार करता है तथा इन सबसे अलग व्यक्ति को मानसिक रूप से इस प्रकार का योग्य करता है ताकि वह मन की शक्ति को एकत्रित करके खुद को अपनी सुरक्षा मजबूत कर सके। वस्तुतः साहस वह हिम्मत वह महान भावना है, श्रेष्ठ भावना है जो मनुष्य को उस ऊंचाई तक पहुंचाती है जहां बाहरी शक्तियों की अपेक्षा में तुलना में आंतरिक यानी अंदर की शक्तियों का अधिक महत्व है। इस मन के साहस से मानसिक शक्ति इतनी सुगठित हो जाती है, परिपुष्ट हो जाती है कि मनुष्य खराब परिस्थितियों में भी लगातार लड़ने की चुनौती महसूस करता है और बिना निराश हुए हार को जीत में बदलने की क्षमता यानी शक्ति एकत्रित करता है। युद्ध में दुश्मन की सेना का निडरता से यानी बिना डरे हुए सामना करने और दुश्मन को चारों खाने चित्त करना अर्थात उसे पराजित कर देने से भी अधिक वह व्यक्ति साहसी है, हिम्मती है जो अपने संकल्प यानी दृढ़ से शक्ति से
असंभव को भी संभव बना देता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। यह कहानी भी एक ऐसी ही लड़की की है जिसने जीवन की घोर विषम परिस्थितियों में अपना साहस नहीं खोया और अपनी जुझारू प्रवृत्ति, संघर्षशील विचारों के कारण वह साहस की एक जीती जागती मिसाल है। यहाँ पे कह रहे हैं कि यह कहानी भी एक ऐसी ही लड़की की है जिसने जीवन की कठिन परिस्थितियों में अपना हिम्मत नहीं खोया और अपनी जुझारू यानी संघर्षशील प्रवृत्ति यानी विचारों के कारण वह साहस की, हिम्मत की एक जीती जागती मिसाल बन गई, उदाहरण बन गई। आगे पढ़ेंगे। यह एक लड़की सरिता की सच्ची कहानी है जो बचपन में एक भयंकर यानी भयानक हादसे का शिकार हो गई थी। फतेहपुर निवासी श्रीमती विमला द्विवेदी और श्री विजयकांत द्विवेदी की तीसरी पुत्री सरिता तब मात्र 4 वर्ष की थी। पायल पहनकर ठुमकती, चूड़ियों की छनछनाहट से खनकती, हंसती गाती सरिता एक चंचल नदी की तरह पूरे घर को अपनी तोतली बोली से आह्लादित यानी आनंदित कर देती थी। 10 अगस्त 1995 का दिन था। माँ विमला द्विवेदी अपने भाई को राखी बांधने इटावा गई थी। वहीं एक ऐसा भयंकर यानी भयानक हादसा हुआ कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। रोंगटे खड़े होने का मतलब होता है डर जाना, और पाँव तले जमीन खिसक गई यानी अत्यधिक घबरा गए सब। सुबह का समय था, रिमझिम वर्षा हो रही थी। सजी धजी सरिता अपने भाई बहनों के साथ खेलते खेलते छत पर पहुंच गई। वहां बिजली की लाइन से 11,000 वोल्ट का बिजली का नंगा तार ढीला होकर छत पर लटक रहा था। ठुमकती ठुमकती सरिता का हाथ उस तार से छू गया। सरिता चिपक गई। उसकी बिलबिलाहट और चीखों से सबको मालूम पड़ा कि क्या अनर्थ हो चुका था। यहाँ पे करें कि एक लड़की सरिता की सच्ची कहानी है जो बचपन में एक बहुत बड़े भयंकर घटना का शिकार हो गई थी। फतेहपुर में रहने वाली श्रीमती विमला द्विवेदी और श्री विजयकांत द्विवेदी की तीसरी पुत्री सरिता जब मात्र 4 साल की थी, पायल पहनकर ठुमकती, चूड़ियों की छनछनाहट से खनकती, हंसती गाती सरिता एक चंचल नदी की तरह पूरे घर को अपनी तोतली यानी तुतलाते हैं जो ऐसी बोली से सबको आनंदित कर देती थी। उसकी बोली सुनकर सब प्रसन्न हो जाते थे। 10 अगस्त 1995 का दिन था। उसकी माँ विमला द्विवेदी अपने भाई को राखी बांधने इटावा गई थी। वहीं एक ऐसा भयानक हादसा हुआ कि सबके रोंगटे खड़े हो गए, सब बहुत डर गए और सबके पाँव के तले ज़मीन खिसक गई यानी बहुत लोग घबरा गए। सुबह का समय था, रिमझिम रिमझिम बरसात हो रही थी। सज धज कर सरिता अपने भाई बहनों के साथ खेलते खेलते छत पर पहुंच गई। वहां बिजली की तार से 11,000 वोल्ट की बिजली का नंगा तार ढीला होकर छत पर लटक रहा था। ठुमकती ठुमकती सरिता का हाथ उस तार से छू गया। सरिता उससे चिपक गई। जब वो चिपक गई तो उसकी बिलबिलाहट और चीखों से सबको मालूम पड़ा कि क्या अनर्थ हो चुका यानी कुछ बुरा हो चुका था। आगे है, उस तार से प्रवाहित होने वाला करंट इतना तीव्र और घातक था यानी जानलेवा था कि सरिता की हड्डियां जलकर मानो कोयला बन गई। पैरों में पहनी पायल, हाथों में पहनी चूड़ियां पिघलकर उसके शरीर में ही चिपक गई। लकड़ी के फट्टे से तार को हटाने की कोशिश में सरिता के मामा जी भी जख्मी हो गए, घायल हो गए। सरिता की मामी ने एक सूखा फट्टा मारकर सरिता को उस बिजली के तार से छुड़ाया, पर स्वयं नीचे गिर गई। सरिता तो मानो एक जला हुआ ठूंठ यानी सूखा पेड़ बन गई थी। इटावा के डॉक्टरों ने बिल्कुल जवाब ही दे दिया। अफरा तफरी यानी दौड़ा भागी में सरिता को मारुति में लेकर उसके घर वाले कानपुर पहुँचे। वहाँ हैलट अस्पताल में उसे भर्ती किया गया। 8 घंटे तक आईसीयू में रखने के पश्चात डॉक्टरों ने बताया कि
सरिता तभी बच पाएगी जब उसके दोनों हाथ और एक पैर काट दिया जाएगा। कह रहे हैं कि उस तार में दौड़ने वाले करंट इतने तीव्र थे, तेज थे और प्राणलेवा थे कि सरिता की हड्डियां जलकर जैसे कोयला बन गई। पैरों में पहनी पायल और हाथों में पहनी चूड़ियां पिघलकर उसके शरीर में ही चिपक गए। लकड़ी के फट्टे से तार को हटाने का प्रयत्न करने में सरिता के मामा जी भी घायल हो गए। सरिता की मामी ने एक सूखा फट्टा मारकर, यानी डंडा जो सूखा था लकड़ी का, उससे मारकर सरिता को बिजली के तार से छुड़ाया, पर स्वयं यानी खुद नीचे गिर गई। सरिता तो मानो एक जला हुआ जैसे सूखा पेड़ बन गई थी। इटावा के डॉक्टरों ने बिल्कुल जवाब दे दिया। दौड़ा दौड़ी में यानी भागा दौड़ी में सरिता को मारुति में लेकर उसके घर वाले कानपुर पहुँचे। वहाँ हैलट अस्पताल में उसे भर्ती किया गया। 8 घंटे तक आईसीयू में रखने के बाद डॉक्टर ने बताया कि सरिता तभी बच पाएगी जब उसके दोनों हाथ और एक पैर काट दिया जाएगा। आगे, जिस समय यह भयानक हादसा हुआ, सरिता के पिताजी जो सेना विभाग में हैं, श्रीनगर में थे। वे तुरंत कानपुर पहुँचे और उसे एयरफोर्स अस्पताल में दाखिल यानी प्रवेश करवाया गया। डॉक्टरों की राय के अनुसार सरिता के दोनों हाथ और एक पैर काट दिए गए। एक चहकती फुदकती चिड़िया के पाँव व पंख कतर दिए गए। सारा परिवार शोक और यानी अफसोस और मातम यानी दुख में डूब गया। यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस समय यह भयंकर घटना घटा, उस समय सरिता के पिता जो सेना विभाग में हैं, श्रीनगर में थे, वो तुरंत कानपुर पहुँचे और उसे एयरफोर्स अस्पताल में दाखिल करवाएं। डॉक्टरों की राय के अनुसार सरिता के दोनों हाथ और एक पैर काट दिए गए। एक चहकती फुदकती यानी इधर उधर दौड़ती भागती चिड़िया के पाँव व पंख काट दिए गए। सारा परिवार उससे शोक और मातम में डूब गया था। आगे है, उस समय सरिता की हालत ऐसी थी कि डॉक्टर भी किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए थे, यानी उनको भी समझ में नहीं आ रहा था, दुविधा में थे। एक डॉक्टर ने तो सरिता के पिता को यह सलाह दी कि इस जीवित लाश को जिंदा रखने से बड़ी मूर्खता और कोई नहीं होगी। कह रहे हैं कि उस समय सरिता की स्थिति ऐसी थी कि डॉक्टर भी दुविधा में हो गए थे, उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या न करें। एक डॉक्टर ने तो सरिता के पिता को यह राय भी दे दी थी कि इस जीवित लाश को जिंदा रखने से बड़ी मूर्खता और कुछ भी नहीं होगी। आगे है, किंतु उसके घर वालों ने विशेष रूप से पिता विजयकांत ने परिस्थिति से लड़ने की ठानी यानी निश्चय की। सरिता का हाल बुरा था, दोनों हाथ नहीं रहे, एक टांग नहीं रही, दूसरा पैर भी टेढ़ा हो चुका था, सिर के सारे बाल व त्वचा झुलस चुकी थी, स्मरण यानी याद शक्ति, याद करने का ताकत खत्म हो गई थी। अगले कुछ वर्षों तक उसका अस्पताल में इलाज हुआ। जुलाई 1996 में उसके सिर की त्वचा का प्रत्यारोपण यानी फिर से लगाया जाना, उसके स्वयं अपने शरीर की त्वचा द्वारा प्रत्यारोपण किए जाने की संभावना नहीं थी, अतः किसी और की चमड़ी द्वारा प्रत्यारोपण हुआ। उसके बाद जो पैर पीछे मुड़ गया था उसे शल्य चिकित्सक यानी चीर फाड़ किया जाने वाला इलाज द्वारा एक छड़ डालकर सीधा करने का प्रयास किया गया। पूना के सैनिक अस्पताल में उसे एक कृत्रिम यानी मानव द्वारा बनाया गया पैर लगाया गया। यहाँ बताया गया कि डॉक्टर ने उन्हें बताया कि इसे जिंदा लाश की तरह रखना मूर्खता होगी, लेकिन उसके घर वालों ने विशेष यानी खास रूप से उसके पिता विजयकांत ने कठिन परिस्थितियों से लड़ने की निश्चय की। सरिता का हालत बहुत बुरा था, दोनों हाथ नहीं रहे, एक टांग भी उसकी नहीं थी, दूसरा पैर भी टेढ़ा हो चुका था, उसके सिर के सारे बाल व त्वचा झुलस चुकी थी, याद करने की जो शक्ति थी वो भी ख़त्म हो गई थी। अगले कुछ सालों तक उसका अस्पताल में इलाज हुआ।
जुलाई 1996 में उसके सिर की त्वचा का फिर से प्रत्यारोपण किया गया, यानी उसे लगाया गया। उसके खुद के शरीर की त्वचा द्वारा उसका प्रत्यारोपण किया जाना संभव नहीं था, आसान नहीं था, इसलिए किसी और की चमड़ी द्वारा उसका प्रत्यारोपण हुआ। उसके बाद जो पैर उसके पीछे की तरफ मुड़ गया था उसे शल्य चिकित्सक द्वारा एक छड़ डालकर सीधा करने का प्रयत्न किया गया। पूना के सैनिक अस्पताल में उसे मानव द्वारा तैयार कृत्रिम पैर लगाया गया। आगे है, कृत्रिम पाँव लगा तो सरिता के जीवन में आए ठहराव यानी स्थिरता को कुछ गति मिली, यानी रफ्तार मिली। उसने घूमना फिरना और खेलना शुरू किया। अब सरिता उस पुरानी चंचल सरिता के स्थान पर फिर से जीना सीखने की कोशिश करती हुई एक नई सरिता थी। कह रहे हैं कि कृत्रिम यानी बनावटी पाँव लगा तो सरिता के जीवन में जो स्थिरता आई थी उसे एक गति मिल गई। उसने घूमना फिरना और खेलना शुरू किया। अब सरिता उस पुरानी चंचल सरिता के स्थान पर फिर से जीना सीखने की कोशिश करती हुई एक नई सरिता थी। आगे है, अस्पताल में माँ और डॉक्टरों के सहयोग से मदद से सरिता ने बचे हुए पैर की सहायता से कलम पकड़ना शुरू किया। पहले कलम पकड़ी और फिर ब्रश पकड़कर रंगों से खेलना शुरू कर दिया। रंगों को देखकर सरिता को लगता था कि उसकी दुनिया फिर से रंगीन हो रही है। करें अस्पताल में माँ और डॉक्टरों के मदद से सरिता ने बचे हुए पैर की मदद से कलम पकड़ना आरंभ किया। पहले कलम पकड़ी और फिर ब्रश पकड़कर रंगों से खेलना शुरू किया, यानी रंगना शुरू किया। रंगों को देखकर सरिता को लगता था कि उसकी दुनिया फिर से रंगीन हो रही है। आगे है, किंतु सरिता के संघर्षों की यानी लड़ाई की कहानी अभी काफ़ी लंबी थी। उसे बड़ी मुश्किल से मोहनदास करमचंद गांधी विद्यालय में दूसरी कक्षा में दाखिला मिला, यानी प्रवेश मिला। तब तक सरिता बहुत अंतर्मुखी हो गई थी। उसे देखकर सब लोग कौतूहलवश यानी शोर मच गया था। पैरों से लिखने वाली एक अजीबोगरीब लड़की को देखने के लिए उसके पास खड़े हो जाते थे। इस प्रकार के लोग सहानुभूति यानी हमदर्दी के स्थान पर कई बार उसे मानसिक रूप से चोट पहुंचाने से भी बाज न आते, पर उसे स्कूल के अध्यापक और सहभागियों यानी जो उसके साथ रहने वाले लोग थे, पढ़ने वाले लोग, उसका पूरा सहयोग मिला। यहाँ बताया गया कि लेकिन सरिता की लड़ाई की कहानी अभी काफ़ी लंबी थी। उसे बड़ी मुश्किल से मोहनदास करमचंद गांधी विद्यालय में दूसरी कक्षा में प्रवेश मिला था। तब तक सरिता बहुत अंतर्मुखी यानी मन की बात कहने वाली हो गई थी। उसे देखकर सब लोग कौतूहलवश यानी शोर मच गया था। उसके कारण पैरों से लिखने वाली एक अजीबोगरीब लड़की को देखने के लिए उसके पास खड़े हो जाते थे लोग। इस प्रकार के लोग हमदर्दी की जगह पर कई बार उसे मानसिक रूप से चोट पहुंचाते थे, दुख पहुंचाने से बाज नहीं आते थे, पर उसे स्कूल के जो अध्यापक थे और उसके साथ पढ़ने वाले सहभागी थे, उनका पूरा उसे मदद मिला। कुछ समय बाद सरिता के पिता का तबादला नागपुर हो गया। तबादला का मतलब होता है जहाँ पे नौकरी करते हैं उस स्थान से दूसरे स्थान भेजना, परिवर्तन करना। वहाँ उसे केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश मिला। सरिता की रंगों से दोस्ती ने उसे एक नई पहचान दी। राष्ट्रीय बाल भवन द्वारा प्रारंभ की गई बाल श्री सम्मान योजना में सरिता ने भाग लिया। इलाहाबाद बाल भवन से स्थानीय स्तर पर चुनी गई सरिता ने कानपुर में क्षेत्रीय बाल श्री शिविर यानी कैंप में भाग लिया और वहां से चुने जाने के पश्चात दिल्ली के राष्ट्रीय बाल श्री शिविर में भाग लिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ समय बाद सरिता के पिता का जब तबादला हो गया नागपुर, वहाँ उसे केंद्रीय विद्यालय में दाखिला मिल गया।
सरिता की रंगों से दोस्ती ने उसे एक नई पहचान दी। राष्ट्रीय बाल भवन द्वारा शुरू की गई बालश्री सम्मान योजना में सरिता ने हिस्सा लिया। इलाहाबाद बाल भवन से स्थानीय स्तर पर चुनी गई सरिता ने कानपुर में क्षेत्रीय बालश्री शिविर यानी कैंप में हिस्सा लिया और वहां से चुने जाने के बाद दिल्ली के राष्ट्रीय बालश्री शिविर में भाग लिया। आगे है, बालश्री योजना में भाग लेने की घटना के बाद उसके जीवन की दिशा ही बदल गई। क्या करे कि बालश्री योजना में जब उसने हिस्सा लिया तो उस हिस्सा लेने की घटना के बाद उसके जीवन की दिशा में परिवर्तन आ गया। आगे है, अब वह आने वाली चुनौतियों यानी संघर्षों से घबराती नहीं बल्कि उनका सामना करने को तत्पर रहती है। कह रहे हैं कि अब वह आने वाली चुनौतियों से संघर्षों से घबराती नहीं थी बल्कि उनका सामना करने के लिए वो तैयार रहती थी। आगे है, सरिता का कहना है, मुखर होकर चुनौतियों का सामना करना मैंने बालश्री सम्मान योजना में सहभागी यानी भाग लेने पर ही सीखा। उसी के शब्दों में, बालश्री सम्मान के राष्ट्रीय शिविर के समय मुझे 2 ऐसे काम करने पड़े जो मैंने पहले कभी नहीं किए थे, जिनमें से एक था मिट्टी का काम तथा दूसरा वॉल पेंटिंग। मिट्टी का काम करने में सरिता को बहुत परेशानी हुई। विषय था खाना पकाती स्त्री और मात्र एक पैर से वह इस विषय पर क्या खाका खींचती यानी लाइन खींचती। लगभग 1.5 घंटे तक वह दूसरे बच्चों का काम देखती रही। तत्पश्चात यानी उसके बाद मात्र एक पैर द्वारा उसने शीघ्र यानी तुरंत ही एक अत्यंत यानी बहुत ही जीवंत मूर्ति तैयार कर दी, जीती जागती मूर्ति तैयार कर दी। इस प्रकार की चुनौती थी वॉल पेंटिंग करना। सरिता ने अपनी परिस्थिति का ब्यौरा यानी जानकारी देकर किसी पक्षपात की मांग नहीं की बल्कि मुंह में ब्रश पकड़कर सतरंगी रंग बिखेर दिया। बताया गया है कि सरिता का कहना है, मुखर होकर यानी सामने चुनौतियों का सामना करना मैंने बालश्री सम्मान योजना में भाग लेकर ही सीखा। उसका कहना उसी के शब्दों में कि बालश्री सम्मान के राष्ट्रीय शिविर में यानी कैंप के समय मुझे 2 ऐसे काम करने पड़े थे जो पहले मैंने कभी नहीं किए थे, जिनमें से एक था मिट्टी का काम तथा दूसरा वॉल पेंटिंग। मिट्टी का काम करने में सरिता को बहुत कठिनाई हुई। उसमें विषय था कि खाना पकाती स्त्री का चित्र बनाना और मात्र वह एक पैर से इस विषय पर क्या लाइन खींचती। उसने लगभग 1.5 घंटे तक दूसरे बच्चे को काम करते देखती रही। उसके बाद मात्र एक पैर द्वारा उसने तुरंत ही एक बहुत ही जीवंत यानी जीती जागती मूर्ति तैयार कर दी। इस प्रकार की चुनौती थी वॉल पेंटिंग करना। सरिता ने अपनी परिस्थिति का जानकारी देकर किसी पक्षपात की मांग नहीं की बल्कि मुंह में ब्रश पकड़कर सतरंगी रंग बिखेर दिया। आगे है, जब सरिता को बालश्री सम्मान मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना न था। खुशी का ठिकाना न रहना यानी बहुत खुश हो जाना। भारत के तत्कालीन यानी तुरंत के बने राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा मिला यह सम्मान उसके जीवन का सबसे स्मरणीय यानी यादगार पल था। उसके बाद मानो सरिता के जीवन की दिशा बदल गई। आज वह पढ़ती लिखती है, पेंटिंग बनाती है, सभी गतिविधियों यानी कार्यक्रमों में सहयोग होती है और वह छुई मुई वाली अंतर्मुखी सरिता बन चुकी है। उसका कहना है कि राष्ट्रीय बालश्री सम्मान के बाद सबसे अच्छा बात यह हुई कि उसके मित्रों का एक विशाल यानी बहुत बड़ा समुदाय यानी समूह बन गया। मीडिया में उसके इंटरव्यू के पश्चात तो आज देश विदेश सभी जगह उसके मित्र हैं जो उसकी अत्यंत यानी बहुत ही अमूल्य, जिसका मूल्य ही न हो ऐसी निधि है, खजाना है।
यहाँ पे बताया गया कि जब सरिता को बाल से सम्मान मिला तो बहुत खुश हुई। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा मिला यह सम्मान उसके जीवन का सबसे यादगार पल था। उसके बाद मानो सरिता के जीवन की दिशा ही बदल गई। आज वह पढ़ती लिखती है, पेंटिंग्स बनाती है, सभी गतिविधियों यानी कार्यक्रमों में सहयोग करती है और वह छुई मुई वाली अंतर्मुखी सरिता बन चुकी है। उसका कहना है कि राष्ट्रीय बाल श्री सम्मान के बाद उसे सबसे अच्छी बात यह लगी कि उसके मित्रों का बहुत बड़ा दल बन गया। मीडिया के इंटरव्यू के बाद तो आज देश विदेश सभी जगह उसके मित्र हैं, दोस्त हैं, जो उसकी बहुत बड़ी अमूल्य खजाना है। आगे है, सरिता ने 10वीं की परीक्षा दे दी है और वह कला में स्नातक यानी ग्रेजुएट की उपाधि यानी पदवी पाना चाहती है। वह चाहती है कि लोग उस पर दया न दिखलाएं। केवल एक पाँव होने पर भी वह सब कुछ कर लेती है जो आवश्यक है, ज़रूरी है। खाना बनाना उसका प्रिय शौक़ है और दूसरा प्रिय शौक़ है छोटे छोटे बच्चों को खिलाना व उनके साथ खेलना। सरिता को दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार 2008 में मिला। इस राष्ट्रीय पुरस्कार को दिए जाते समय एक महिला द्वारा यह कटाक्ष कि जब माता पिता नहीं रहेंगे तब यह कैसे कटेगी ज़िंदगी, ने सरिता को अत्यंत दुखी किया, यानी बहुत ही दुख पहुंचाया। परंतु सरिता आत्मविश्वास से भरपूर है। वह कहती है कि जब उसका जीवन ही चुनौती है, संघर्ष है, तो वह आने वाली हर चुनौती का, संघर्ष का सामना सक्षम होकर, योग्य होकर करेगी। पहले वह अपने पिता के नाम से जानी जाती थी, किंतु आज उसकी अपनी अलग पहचान है और वह अपनी यह अलग पहचान ही उसके मन के साहस की, हिम्मत की अद्भुत यानी अनोखा मिसाल है, उदाहरण है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सरिता ने 10वीं की परीक्षा दे दी है। वह कला में ग्रेजुएट की पदवी पाना चाहती है। वह चाहती कि लोग उस पर दया न दिखाएं। केवल एक पाँव होने पर भी वह सब कुछ कर लेती है जो ज़रूरी है, आवश्यक है उसके लिए। खाना बनाना उसका शौक़ है, उसमें उसको रुचि है और दूसरा उसका प्रिय शौक़ है कि छोटे छोटे बच्चों को खिलाना और उनके साथ खेलना। सरिता को दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार 2008 में मिला था। इस पुरस्कार को दिए जाते समय एक महिला ने ताना मारा कि जब माता पिता नहीं रहेंगे तब उसकी ज़िंदगी कैसे कटेगी और उसका यह ताना सरिता को बहुत ही दुख पहुंचाया। लेकिन सरिता आत्मविश्वास से भरपूर है। वह कहती है कि जब उसका जीवन ही संघर्ष है तो वह आने वाले हर संघर्ष का सामना सक्षम होकर करेगी। पहले वह अपने माता पिता के नाम से जानी जाती थी, लेकिन आज उसकी अपनी एक अलग पहचान है और वह अपनी अलग पहचान ही उसके मन की साहस की, हिम्मत की अनोखा मिसाल है, उदाहरण है। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त हुआ। आगे का पाठ आगे के वीडियो में पढ़ाएंगे। जितना पढ़ाया गया उसको ध्यान से पढ़िएगा। लेसन आप सभी को करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।